नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हर धान उगाने वाले किसान के मन में होता है कि मेरी फसल में कल्ले कम क्यों बन रहे हैं। आप जानते हैं धान की रोपाई करना, खाद पानी देना, ये सब तो हर किसान करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धान रोपाई के बाद 20 से 40 दिन का समय ही आपकी फसल का पूरा भविष्य तय करता है। यही वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर इस दौरान आपने सिर्फ 4 गलतियां कर दी तो यकीन मानिए आपके खेत में कल्ले कम बनेंगे, फसल कमजोर रहेगी और आखिर में पैदावार उम्मीद से कम निकलेगी। यदि आपके खेत में भी कल्ले कम दिखाई दे रहे हैं, फसल कमजोर है या फिर कोई रोग और कीटों का प्रकोप है, तो मैं आपको 4 सबसे जरूरी काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने धान रोपाई के 20 से 40 दिनों के भीतर सही तरीके से कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका खेत कल्लों से भर जाएगा और उत्पादन में 20 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, ये चारों काम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप चारों काम करेंगे तभी उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। किसान साथियों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि धान की रोपाई के बाद 20 से 40 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कृषि विज्ञान की भाषा में इस अवस्था को टिलरिंग स्टेज यानी कि कल्ले फूटने की अवस्था कहा जाता है। यह वह समय है जब धान का पौधा अपने आप को कई पौधों में विभाजित करता है, यानी कि एक ही जड़ से कई नए तने और कल्ले निकलते हैं। जितने ज्यादा स्वच्छ और मजबूत कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां आएगी और अंत में उतनी ही बम्पर पैदावार होगी। और इसी समय अवधि में पौधे की जड़ें तेजी से फैलती है और बढ़ती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व और पानी खींचने में सक्षम होती है। इसलिए किसान भाइयों, इस समय अवधि में की गई थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब बात करते हैं उन 4 जरूरी कामों की जिन्हें आपको धान की फसल में जरूर करना चाहिए। इसमें पहला और सबसे जरूरी काम है धान की रोपाई के बाद सिंचाई यानी कि पानी का सही प्रबंधन करना। अक्सर हम इस काम को नजरअंदाज कर देते हैं। धान की पैदावार में जितना महत्व खाद देने का और खरपतवार निकालने का होता है, उतना ही योगदान पानी के सही मैनेजमेंट का भी होता है। धान का मतलब यह नहीं कि खेत हमेशा पानी से लबालब भरा रहे। लगातार गहरा पानी भरा रहने से जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे उनका विकास रुक जाता है और तने के आसपास में काई जमा हो जाती है, जिससे रोग और कीट पनपते हैं। कल्ले फूटने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि पानी का सही मैनेजमेंट कैसे करें। तो आपको धान रोपाई से लेकर स्टार्टिंग के 10-12 दिन तक 2 से 5 सेंटीमीटर पानी का लेवल बना के रखना है। इस स्टेज में आपको 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी नहीं भरना है। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी रखने पर पौध पूरा पानी में चला जाएगा और पौध के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। और आपने धान रोपाई के समय जो खरपतवार नाशक दवाई डाली है वो भी 10-12 दिन में अच्छे से अपना काम कर लेती है। इसलिए शुरुआत के 10-12 दिन तक आपको खेत में पानी भरकर रखना है। अब आपको धान में शुरुआत के 12 दिन से लेकर 40 दिन तक आपको एक मेथड फॉलो करना है, जिसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको खेत में 5 सेंटीमीटर तक पानी भरना है और उसे स्वाभाविक रूप से सूखने देना है, यानी कि खेत को एक बार गीला करना है फिर से सुखाना है। और खासकर यूरिया जैसी खादें डालने से 1-2 दिन पहले खेत से पानी निकाल दे और खाद डालने के 1-2 दिन बाद में फिर से हल्का सिंचाई करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य का प्रकाश मिट्टी पर पड़ता है और जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे जड़ें गहराई तक जाकर न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है और पौधे का फुटाव ज़्यादा होता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये पानी भरने और सुखाने की प्रक्रिया आपको धान में गोब अवस्था यानी कि बोटिंग स्टेज तक ही करना है। जैसे ही धान में बालियां निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो, उसके बाद में फूल आने और दाना बढ़ने तक आपके खेत में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये धान में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। इस दौरान खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको धान की फसल में सही तरीके से पानी का प्रबंधन करना है। अब बात करते हैं धान में दूसरा जरूरी काम की, यह है खरपतवारों का संपूर्ण सफाया। धान रोपाई के 20 से 25 दिन बाद का समय खरपतवारों के लिए भी तेजी से बढ़ने का होता है। यह खरपतवार न सिर्फ आपके खेत से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक जैसी कीमती न्यूट्रिएंट को चुराते हैं, बल्कि पानी, धूप और हवा के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। सोचिए, आपने जो महंगी खादें डाली है उनका 30 से 40% हिस्सा तो ये खरपतवार ही खा जाते हैं।
तो किसान साथियों, धान में अच्छी पैदावार के लिए इन्हें नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन खरपतवारों के लिए या तो आपने धान रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक दवा डाल दी होगी, और यदि आपने उस समय खरपतवार नाशक दवा नहीं डाली तो धान रोपाई के 15 से 20 दिन की अवस्था में बिस्पायरिवेट सोडियम 10% 80 पोम जैसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आजकल बाजार में और भी नई नई दवाइयाँ आ रही है, उनका प्रयोग कर कर भी आप खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि खरपतवार मुक्त खेत होगा तभी स्वच्छ धान होगा और अधिक कल्ले आएंगे और पैदावार बढ़ेगी। अब बात करते हैं धान में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम की, कि सही और संतुलित मात्रा में खाद और पोषण देना। रोपाई के बाद 20 से 40 दिन की अवस्था में धान को सबसे ज़्यादा मात्रा में संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है, परंतु इस स्टेज पर 90% किसान अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं। अधिक यूरिया के प्रयोग से पौधे की लंबाई तो बढ़ती है, परंतु तना अंदर से खोखला और कमज़ोर रह जाता है। इस कारण हल्की सी हवा में भी पौधा गिर जाता है और बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, और पौधा कल्ले बनाने पर अपना ध्यान नहीं दे पाता है, केवल लंबाई को बढ़ाता है। इसलिए आपको संतुलित पोषण के लिए अकेला यूरिया का प्रयोग नहीं कर 3 खादों को एक साथ मिलाकर डालना चाहिए। इन खादों में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा 35 से लेकर 45 किलोग्राम तक लेना है। यदि आपने पहले यूरिया डाल दिया तो मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यूरिया पौधे को नाइट्रोजन देकर शुरुआती बढ़वार को तेज करता है। आप धान में जब भी यूरिया का प्रयोग करो तो खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। यूरिया डालने से एक दिन पहले पानी को निकाल दे और यूरिया डालने के 24 घंटे बाद में हल्की सिंचाई करें। ऐसा करने से यूरिया पानी के साथ में लीचिंग नहीं होता है और पौधे को 100% लाभ मिलता है। अब आपको यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट भी मिलाना है। भारत की लगभग 50% धान उगाने वाली मिट्टी में जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक की कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर भूरे लाल धब्बे वाली हो जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है, कल्ले नहीं बन पाते हैं। इसलिए आपको यूरिया के साथ में 33% वाले जिंक सल्फेट की 6 से 7 किलोग्राम मात्रा मिलाना चाहिए। यदि 33% वाला नहीं मिल पाता तो फिर आपको 21% वाले जिंक सल्फेट की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अब आपको यूरिया और जिंक की ताकत को बढ़ाने के लिए सल्फर और ऐड करना है। यदि आप सल्फर के बिना यूरिया का प्रयोग करते हैं तो 40% तक यूरिया गैस बनकर हवा में उड़ जाता है या फिर लीचिंग हो जाता है। सल्फर यूरिया और जिंक की ताकत को बढ़ाता है, मिट्टी को नरम और बुरबुरा बनाता है और साथ में ये एक फफूंदनाशक का काम भी करता है। तो आपको 90% WDG वाला सल्फर 3 किलोग्राम लेना है, जिससे धान की फसल में सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। इस प्रकार आपको 35 से 45 किलोग्राम तक यूरिया लेना है, 6 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है और 3 किलोग्राम 90% वाला सल्फर लेना है। इन तीनों को आपस में मिलाकर 1 एकड़ धान की फसल में डालना है। ये तीनों खादों का एक सस्ता कॉम्बिनेशन है जो गरीब से गरीब किसान भी डालकर धान की फसल में कल्लों की संख्या की वृद्धि कर सकता है। धान में सिंचाई के सही प्रबंधन, खरपतवारों के नियंत्रण और सही खाद पोषण के बाद अब बात करते हैं 4th नंबर पर कीट और रोग नियंत्रण की। 20 से 40 दिन की अवस्था में धान की फसल में पत्ती लपेटक सुंडी, तना छेदक, भूरा फुदका और जड़ों में लाल कीड़ा जैसे कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसलिए इन कीटों के कंट्रोल के लिए आप फिप्रोनिल 0.3% GR फोम जैसे दानेदार कीटनाशक का 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खाद में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, ये चारों काम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि बिना खरपतवार निकाले खाद डालना पैसे की बर्बादी है और बिना सही पानी प्रबंधन के खाद का सही तरीके से असर नहीं हो पाता है और बिना कीट और रोगों के नियंत्रण के स्वच्छ फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए आप ये चारों काम करके धान की फसल में कल्लों की संख्या को दोगुनी कर सकते हैं और उत्पादन में इससे ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, आपको जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।